हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश रंगी, योर फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बफर सॉल्यूशन पढ़ा था कि बफर सॉल्यूशन होता क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और पीएच उसका कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले टाइट्रेशन और इंडिकेटर्स के बारे में। तो टाइट्रेशन होता क्या है और इंडिकेटर्स क्या है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम टाइट्रेशन की बात कर देते हैं। तो अगर हम टाइट्रेशन की बात करें, टाइट्रेशन क्या है? एक प्रोसीजर है जिसमें आप दो सॉल्यूशन को आपस में रिएक्ट करके किसी एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो। यहाँ पर हम जो आयनिक चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वहां पे पीएच कैलकुलेशन की हम बात करेंगे कि जो एक सॉल्यूशन है उसके अंदर H+ का कंसंट्रेशन हम मेजर करने की कोशिश करेंगे। तो आपको यहाँ पे डायग्राम में बताया है कि ब्यूरेट क्या है और पीपेट क्या है। ये ग्लास इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हम लेबोरेटरी में यूज में लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ग्लास ट्यूब है जिसको हम बोलते हैं ब्यूरेट, राइट। इसमें कोई सॉल्यूशन फिल करते हैं, राइट। अब ये जो सॉल्यूशन फिल किया जाता है, इसको जो ग्लास ट्यूब है इसको हम बोलते हैं ब्यूरेट, और इसके अंदर जो सॉल्यूशन फिल किया जाता है उसको हम बोलते हैं टाइट्रेंट, राइट। और एक कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं, इसमें वो सॉल्यूशन फिल किया जाता है जिसका कंसंट्रेशन आपको पता करना हो या जिसका पीएच आपको पता करना हो। तो जो कॉनिकल फ्लास्क में सॉल्यूशन भरा जाता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे टाइट्रेंट। ठीक है, ये जो टाइट्रेट, राइट। तो जो टाइट्रेंट है उसका कंसंट्रेशन नॉन होता है, इसका वॉल्यूम नॉन होता है, राइट। यहां पर जो टाइट्रेट होता है उसका कंसंट्रेशन अननोन होता है और जो इसका वॉल्यूम है वो हमें पता होता है। ठीक है, हम यहाँ पे पीपेट के थ्रू मेजर करके लेते हैं। पीपेट क्या है? कुछ इस तरह का आपको एक ग्लास का इंस्ट्रूमेंट मिलेगा लेबोरेटरी में। अगर आप जाएंगे तो इस तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू आप यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं। डिफरेंट वॉल्यूम की पीपेट आपको मिलती है। 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml। यहाँ पे इसका एक मार्किंग होता है जहां तक आप यहाँ पे किसी भी लिक्विड को यहाँ पे इसमें फिल करते हैं, सक करके इसमें फिल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी हमें यहाँ पर जो एसिड बेस टाइट्रेशन यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। दो तरह के टाइट्रेशन आपको होता है, रेडॉक्स टाइट्रेशन और एसिड बेस टाइट्रेशन। यहाँ पर हम केवल एसिड बेस टाइट्रेशन की बात करेंगे। और यहाँ पे क्या किया जाता है कि जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आपको पता है, ये जनरली 100 ml का मेजरिंग वाला ब्यूरेट होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को फिल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक स्टॉपर लगा होता है, जितना वॉल्यूम हम चाहें उतना टाइट यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क में मिला सकते हैं। तो 100 ml मेजरिंग वाला ये ग्लास ट्यूब होता है, इसमें जिस भी सॉल्यूशन का आपको वॉल्यूम पता है, कंसंट्रेशन पता है, उसको इसमें फिल किया जाता है। और जिसका कंसंट्रेशन यहाँ पे पता करना होता है उसको यहाँ पर हम इसमें फिल करते हैं, इसका वॉल्यूम हमें नोन होता है। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ा यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। मोल कॉन्सेप्ट या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट नॉर्मेलिटी के बेसिस पे आप कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे केवल उसकी बात करेंगे जो हमें पढ़ना है, एसिड बेस टाइट्रेशन की। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, सपोज आपने इसके अंदर कोई बेस मिला दिया NaOH और यहाँ पे कोई एसिड मिला दिया। सपोज बेस मिलाया यहाँ पर और इसमें कोई एसिड मिलाया HCl। ठीक है, इसका सपोज आपको मोलरिटी पता है, 0.1 मोलर ये सॉल्यूशन है, इसका वॉल्यूम 10 ml है। ठीक है, अब आप यहाँ पे कोई बेस है NaOH, उसका कंसंट्रेशन आपको पता है, वॉल्यूम आपने ले रखा है 100 ml। ठीक है, अब क्या करते हैं आप, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, इसके अंदर NaOH मिलाएंगे। तो जब आप ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH मिलाएंगे तो NaOH का डिफरेंट वॉल्यूम मिलाने पर इस सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा, वही हम यहाँ पर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप धीरे धीरे बेस को इसमें मिलाएंगे तो क्या होगा, एसिड का न्यूट्रलाइजेशन होगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ पे जितना भी एसिड है सारा का सारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट पॉइंट। इक्विवेलेंट पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट जहां पर ये एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुका है। ठीक है, एक इसको एंड पॉइंट भी बोलते हैं। वो होता क्या है, वो हम जब यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे तो मैं उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि एंड पॉइंट क्या है और इक्विवेलेंट पॉइंट क्या है। इक्विवेलेंट पॉइंट वो होगा जहां पर एसिड और बेस के इक्विवेलेंट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, और एंड पॉइंट वो होगा जहां पर एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब आप इसमें सोचें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस जब हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको बेटर अच्छे से समझ में
आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एसिड, जब आप एसिड के अंदर बेस मिलाएंगे तो बेस क्या करेगा, एसिड को धीरे धीरे न्यूट्रलाइज करेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिकेटर का रोल आता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हुआ है। जब आप एसिड के अंदर बेस मिलाएंगे तो क्या होगा, बेस के मिलाने से पीएच में धीरे धीरे वेरिएशन आ रहा होगा। तो इंडिकेटर क्या होता है, वीक एसिड या वीक बेस होता है। हम बात कर रहे हैं इंडिकेटर का। इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर्स आर वीक एसिड और वीक बेस। अब वीक एसिड और वीक बेस डिसोशिएट होते हैं बट 100% डिसोशिएट नहीं होते। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो केवल पहले ये डेफिनेशन देख लेते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वीक एसिड और वीक बेस होते हैं जो क्या करते हैं, पीएच के अकॉर्डिंग अपने डिसोसिएशन को वेरी करते हैं। इंडिकेटर्स क्या है, वीक एसिड या वीक बेस। तो इंडिकेटर्स की बात करें, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स आर वीक एसिड और वीक बेस विच शो डिफरेंट कलर इन एट डिफरेंट पीएच। डिफरेंट पीएच पे वो डिफरेंट कलर शो करते हैं। अब वहां पे उनके दो ही कलर होते हैं, एक होता है उनका आयोनाइज फॉर्म का कलर, एक होता है अनआयोनाइज फॉर्म का कलर। ठीक है, तो इंडिकेटर जो होते हैं वीक एसिड या वीक बेस होते हैं, ये पॉइंट आप अच्छे से समझ लें। वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, वीक एसिड या वीक बेस होते हैं। तो उनकी आयोनाइज फॉर्म और अनआयोनाइज फॉर्म दोनों का डिफरेंट कलर होता है। तो पहले हम इंडिकेटर्स की बात करते हैं। दो तरह के इंडिकेटर होते हैं, एसिड, एक एसिडिक इंडिकेटर होता है और एक बेसिक इंडिकेटर होता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए बात करते हैं पहले एसिडिक इंडिकेटर की। जो एसिडिक इंडिकेटर होता है वो सिंपल मीनिंग ये है, एसिडिक इंडिकेटर जो वीक एसिड होता है। ठीक है, तो वीक एसिड को ही हम यहाँ पे एसिडिक इंडिकेटर बोल रहे हैं। बट डिफरेंस क्या है कि जो इंडिकेटर होते हैं वो सॉल्यूशन में एक स्पेसिफिक पीएच पे अपना कलर चेंज शो करते हैं, तो सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जो इंडिकेटर है वो वीक एसिड होते हैं और उनकी आयोनाइज और अनआयोनाइज फॉर्म का पर्टिकुलर कलर होता है जिससे सॉल्यूशन में कलर डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो जो एसिडिक इंडिकेटर होता है उसको HIN से रिलीज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि वो H+ दे रहा होता है। तो जब एसिडिक इंडिकेटर डिसोशिएट होता है तो क्या बनेगा, HIN के डिसोसिएशन से बनेगा H+ प्लस IN-। एक फॉर्म है इसका आयोनाइज फॉर्म और एक फॉर्म है अनआयोनाइज फॉर्म। ये अनआयोनाइज फॉर्म होगा और ये फॉर्म आयोनाइज्ड होगा। राइट, अब ये H+ दे रहा है तो इसको हम एसिडिक फॉर्म भी बोल सकते हैं और यहाँ पर ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस, तो इसका हम बेसिक फॉर्म ऑफ इंडिकेटर भी बोल सकते हैं। राइट, अब यहाँ पे जो ये इसमें H+ है, अब हम क्या कर रहे हैं, अगर सॉल्यूशन में आपने सपोज एसिड का टाइट्रेशन बेस से करवा रहे हैं। आपने सपोज यहाँ पे ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड, सपोज आपने HCl ले लिया, इसमें आप क्या कर रहे हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH मिला रहे हैं। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, H+ का वेरिएशन होगा, पीएच चेंज होने वाला है बिकॉज आप एसिड के अंदर बेस मिलाएंगे तो पीएच चेंज होगा। पीएच चेंज होगा तो सॉल्यूशन का H+ भी वेरी हो रहा होगा। तो उस सॉल्यूशन के H+ के अकॉर्डिंग इसका इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। अगर सॉल्यूशन में आप H+ बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी। अगर आप सॉल्यूशन में बेस मिला के H+ को कम करेंगे तो इसकी रिएक्शन कहां आएगी, फॉरवर्ड में आ रही होगी। ठीक है, तो अगर आप इसके अंदर बेस मिला रहे हैं तो सॉल्यूशन में H+ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सॉल्यूशन में अगर H+ कम हो रहा है तो ये वाला H+ हम कौन सा बोलते हैं, सॉल्यूशन का ही बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो क्या है, वीक है, तो जो H+ होगा वो ओवरऑल किसका होगा, सॉल्यूशन का ही होगा। तो जब आप सॉल्यूशन में इसमें बेस मिलाएंगे तो बेस मिलाने से ये H+ क्या होगा, खत्म होगा। तो ये क्या करना चाहेगा, इंडिकेटर H+ को फर्दर प्रोड्यूस करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा। सॉल्यूशन का भी H+ खत्म हो रहा होगा NaOH की वजह से, इसका भी H+ खत्म हो रहा होगा। तो ये क्या करेगा, सॉल्यूशन में H+ को बढ़ाने के लिए क्या होगा, डिसोशिएट होगा। तो यहाँ पर अनआयोनाइज फॉर्म और आयोनाइज फॉर्म दोनों का ही कुछ स्पेसिफिक कलर होता है। अब जो फॉर्म सॉल्यूशन में ज्यादा होगी उसका कलर वहां पर डोमिनेंट होगा। अगर IN- सॉल्यूशन में ज्यादा है तो इसका कलर ज्यादा, इसकी वजह से सॉल्यूशन का कलर डेवलप हो रहा होगा। और अगर HIN यानी अनआयोनाइज फॉर्म सॉल्यूशन में ज्यादा है तो इसकी वजह से सॉल्यूशन का कलर डेवलप हो रहा होगा। अब यहाँ पे ये दोनों फॉर्म कैसे कम या ज्यादा होगी, पीएच के अकॉर्डिंग। अगर सॉल्यूशन में H+ कम हुआ तो रिएक्शन कहां आएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी IN- का कंसंट्रेशन क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। और अगर सॉल्यूशन में आप यहाँ पे H+ मिला दो, ऊपर से H+ इसमें मिला दें तो H+ सॉल्यूशन में बढ़ेगा तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या बन रहा होगा, यहाँ पे HIN बन रहा होगा। राइट, तो हम क्या बोलते हैं
कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन का कलर है वो किसकी वजह से होता है, आयोनाइज फॉर्म और अनआयोनाइज फॉर्म। तो यहाँ पे हम क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं, इन एसिडिक इंडिकेटर आयोनाइज फॉर्म का कलर आपको कब मिलेगा, जब यहाँ पे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रही होगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब आएगी, जब ये H+ कम हो रहा होगा। H+ कम कब होगा, जब आप ऊपर से इसमें बेस मिला रहे होंगे, यानी सॉल्यूशन में बेस ज्यादा इंक्रीज हो रहा होगा, OH- बढ़ रहा होगा। OH- का बढ़ने का मींस क्या है, OH- बढ़ना मींस रिएक्शन कैसी, सॉल्यूशन कैसा हो रहा होगा, एसिडिक या बेसिक, बेसिक। जब सॉल्यूशन बेसिक होगा तो ये H+ को खत्म कर रहा होगा, तो रिएक्शन कहाँ आ रही होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हम क्या बोल सकते हैं, इन एसिडिक इंडिकेटर कलर ड्यू टू आयोनाइज्ड फॉर्म obtained in basic medium। इन दोनों का कलर किस पर डिपेंड करेगा, सॉल्यूशन के पीएच पर। तो जब आप सॉल्यूशन में OH- मिलाएंगे तो ये H+ खत्म हो रहा होगा, तो रिएक्शन कहाँ आ रही होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये आयन- का कंसंट्रेशन क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो कलर किसकी वजह से आपको मिल रहा होगा, आयोनाइज फॉर्म की वजह से। तो आयोनाइज फॉर्म की वजह से कलर कब मिलेगा, जब सॉल्यूशन में मीडियम कैसा हो, बेसिक हो। और अगर आपको रिएक्शन को आयन- का कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो रिएक्शन को कहाँ लाना पड़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। यानी बैकवर्ड में कब आएगा, वो ये हम सिंपल किसके बेसिस पे बोल रहे हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो सॉल्यूशन में जब H+ बढ़ेगा तो रिएक्शन कहाँ आएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। H+ बढ़ने का मींस क्या होगा, सॉल्यूशन मोर एसिडिक होना। तो हम क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं यहाँ पे, कलर ड्यू टू अनआयोनाइज्ड फॉर्म obtained in एसिडिक मीडियम। क्लियर, दोनों पॉइंट क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि किस पीएच पर कौन सा फॉर्म आपको कलर चेंज दे रहा होगा, ठीक है। या फिर ये देखते हैं कि सॉल्यूशन में क्या पीएच हो कि एसिडिक या बेसिक फॉर्म की वजह से कलर चेंज मिल रहा हो। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट की, कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये क्या है, वीक एसिड या वीक बेस ही है। अभी हम एसिडिक इंडिकेटर की बात करें तो ये क्या है, वीक एसिड है। तो इसमें क्या हो रहा होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आ रहा होगा। तो हम इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें, K ऑफ HIN, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ इंडिकेटर। H का मींस एसिडिक इंडिकेटर, तो ये किसके बराबर होगा, H+ of solution into IN- अपॉन HIN। तो H+ of solution कितना हो जाएगा, K of HIN into HIN अपॉन IN-। तो ये H+ क्या है, सॉल्यूशन का है, तो हम pH निकालना चाहें तो pH क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ H+, नेगेटिव लॉग ऑफ H+ ऑफ सॉल्यूशन। बिकॉज सॉल्यूशन का पीएच निकालना है तो H+ भी किसका होगा, सॉल्यूशन का ही होगा। कितना हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ K ऑफ HIN इंटू HIN अपॉन IN-, राइट। तो नेगेटिव लॉग ले लें, इसको हम A ले लें और इसको B ले लें, तो log A इंटू log A इंटू B क्या होगा, log A प्लस log B माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, देन pH विल बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ K ऑफ HIN नेगेटिव लॉग ऑफ HIN अपॉन IN-, राइट। तो नेगेटिव लॉग ऑफ K HIN को आप क्या ले सकते हैं, PK ऑफ HIN। सो pH विल बी इक्वल टू PK ऑफ HIN प्लस, इसको अगर हम इन्वर्स कर दें तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ IN- अपॉन HIN। तो यहां पर ये क्या हो गया, pH ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन एसिडिक इंडिकेटर। अब इसको यूज में कैसे लेना है, इसको अभी हम आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक इंडिकेटर की। बेसिक इंडिकेटर को हम यहाँ पे जनरली INOH के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि हमेशा यही आपको रिप्रेजेंट मिलेगा। जैसे हम एसिड को HA से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बेस को BOH से रिप्रेजेंट कर देते हैं ना, वैसे ही जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो अगर कोई स्पेसिफिक इंडिकेटर होगा तो उसका जो नाम होगा उसके थ्रू आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे, बट
HIN और INOH ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे आप एसिड को HA और बेस को BOH से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वैसे ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब बेसिक इंडिकेटर के ये भी क्या है, वीक एसिड या वीक बेस होता है। तो जब ये डिसोशिएट होगा तो इक्विलिब्रियम अचीव होगा किसके बीच में, IN माइनस प्लस आयन प्लस एंड OH माइनस के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर होगा, और ये कौन सा होगा, आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर, राइट। अब ये क्या कर रहा है, OH माइनस दे रहा है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, बेसिक फॉर्म भी बोल सकते हैं, बेसिक फॉर्म ऑफ इंडिकेटर। और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में OH माइनस को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक फॉर्म। ठीक है, अब सॉल्यूशन में जो इंडिकेटर का आयोनाइज्ड फॉर्म है और अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, दोनों की वजह से कुछ ना कुछ कलर मिलेगा। ठीक है, अब ये कलर कब मिलेगा, जब सॉल्यूशन का कुछ पर्टिकुलर पीएच होगा। ठीक है, अब अगर आप सॉल्यूशन में H+ मिलाएंगे तो H+ क्या करेगा, इस OH माइनस को खत्म करेगा, तो ये OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस जैसे ही खत्म होगा तो रिएक्शन क्या आएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो आयन माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो जब आयन माइनस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो आपको क्या होगा, आयोनाइज्ड फॉर्म की वजह से कलर चेंज सॉल्यूशन में मिल रहा होगा। जब आप सॉल्यूशन में OH माइनस मिलाएंगे तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो आपको कलर किसकी वजह से मिल रहा होगा, INOH की वजह से मिल रहा होगा, यानी अनआयोनाइज्ड फॉर्म की वजह से मिल रहा होगा। तो सॉल्यूशन का कलर किसकी वजह से आपको मिल रहा होगा, अनआयोनाइज्ड फॉर्म की वजह से। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, जब सॉल्यूशन में H+ आप बढ़ा रहे हैं तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, ये OH माइनस खत्म होगा। एसिडिक मीडियम में सॉल्यूशन में H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा होना, तो जब आप सॉल्यूशन एसिडिक कर रहे हैं, ऊपर से H+ मिला रहे हैं या एसिड मिला रहे हैं, तो वो क्या करेगा, इस OH माइनस को खत्म करेगा, तो रिएक्शन कहां आ रहा होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो हम क्या बोल सकते हैं, एसिडिक मीडियम में आयन माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आपको कलर किसकी वजह से मिलेगा, सॉरी आयन+ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आपको कलर किसकी वजह से मिल रहा होगा, आयन+ की वजह से। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इन acidic medium concentration of ion plus increases and color change due to ion plus observed। ठीक है, आपको किसकी वजह से कलर चेंज मिल रहा होगा, IN+ की वजह से। अब आप क्या करते हैं, सॉल्यूशन में बेस मिलाते हैं, OH माइनस मिलाते हैं, OH माइनस मिलेगा तो रिएक्शन कहां आएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी आपको किसकी वजह से कलर चेंज मिल रहा होगा, इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा किसमें, बेसिक मीडियम में, तो आपको किसकी वजह से कलर चेंज मिल रहा होगा, अनआयोनाइज्ड फॉर्म की वजह से। तो आप क्या बोल देंगे, इन बेसिक मीडियम कंसंट्रेशन ऑफ INOH इंक्रीजेस। ये सिंपल वही है जैसे आपने ली चैटले प्रिंसिपल में पढ़ा था। अगर आप सॉल्यूशन में OH माइनस बढ़ाएंगे तो रिएक्शन OH माइनस को कम करने के लिए कहां आएगी, बैकवर्ड में आएगी, यानी INOH का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इन बेसिक मीडियम कंसंट्रेशन ऑफ आयन माइनस INOH इंक्रीजेस एंड कलर चेंज ड्यू टू INOH ऑब्जर्व। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म की वजह से कब कलर चेंज मिल रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर एसिडिक इंडिकेटर है तो वहां पे सॉल्यूशन में अगर आप H+ मिलाएंगे तो रिएक्शन कहां आएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो आपको अनआयोनाइज्ड फॉर्म की वजह से कलर चेंज मिलेगा। और अगर सॉल्यूशन में आप OH माइनस मिला रहे हैं, बेस मिला रहे हैं, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगी और आपको वहां पे कलर चेंज किसकी वजह से मिल रहा होगा, IN+ यानी आयोनाइज्ड फॉर्म। अगर बेसिक इंडिकेटर है तो सॉल्यूशन में एसिड मिलाने पर रिएक्शन कहां आएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी आपको IN+ इंक्रीज हो रहा होगा। और अगर आप बेस मिलाएंगे तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी INOH वहां पर इंक्रीज हो रहा होगा। तो जो फॉर्म यहाँ पे इंक्रीज होगी उसकी वजह से आपको कलर चेंज मिल रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके हम पीएच की बात करते हैं। पीएच इसका इंडिकेटर अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो उसका पीएच कैसे निकालेंगे। अगर हम इस फॉर्म के अकॉर्डिंग बात करें, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट INOH आप क्या बोल सकते हैं, किसके बराबर होगा, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आप बोल सकते हैं, तो क्या होगा IN+ इंटू OH माइनस अपॉन INOH। तो OH माइनस ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, OH माइनस ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू K ऑफ INOH इंटू INOH, यानी अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर अपॉन आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ
बेसिक इंडिकेटर। तो यहाँ पे पीओएच निकालना है तो क्या ले लें, नेगेटिव लॉग। सो पीओएच विल बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस, मीन्स नेगेटिव लॉग ऑफ K of InOH into InOH upon In प्लस, राइट। तो पीओएच कितना हो जाएगा, पीओएच इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ InOH यानी PKINOH माइनस लॉग ऑफ InOH अपॉन In प्लस। इसको इन्वर्ट कर दें तो पीओएच कितना हो जाएगा, पीओएच इक्वल टू PKINOH प्लस लॉग In प्लस अपॉन InOH, राइट। तो यहाँ पे इससे पीओएच मिल जाएगा। अच्छा, ये फॉर्मूला जो आपने निकाला है अभी, इससे पहले एसिडिक इंडिकेटर के पीएच के लिए निकाला, क्या था, PKHIN प्लस लॉग In माइनस अपॉन HIN, और यहाँ पे क्या है, पीओएच इक्वल टू PKINOH प्लस लॉग In प्लस अपॉन HIONH। तो ये सिमिलर टू वैसा ही जैसे आपने बफर सॉल्यूशन के लिए पीएच और पीओएच निकाला था, ठीक है। अब इनका यूज कैसे है वो देख लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि इंडिकेटर में किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म की वजह से कलर चेंज आपको कब मिलता है। तो अगर हम यहाँ पे अभी केवल एसिडिक इंडिकेटर की बात करेंगे, जैसा हम यहाँ पे एसिडिक इंडिकेटर के लिए बात करेंगे वैसे ही आप यहाँ पे बेसिक इंडिकेटर के लिए भी डेराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसी भी फॉर्म की वजह से कलर चेंज अगर आपको लेना है तो उस फॉर्म का कंसंट्रेशन दो फॉर्म में इंडिकेटर में, एक तो एसिडिक फॉर्म में और एक उसका बेसिक फॉर्म में, या एक आयोनाइज्ड फॉर्म में, एक अनआयोनाइज्ड फॉर्म में, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी फॉर्म की वजह से कलर चेंज चाहिए तो उस फॉर्म का कंसंट्रेशन दूसरी फॉर्म के रेस्पेक्ट में कम से कम 10 टाइम्स होना चाहिए, एटलीस्ट 10 टाइम्स, राइट। तो यहाँ पे हम एसिडिक इंडिकेटर के लिए बात करेंगे। तो एसिडिक इंडिकेटर में अगर आपको यहाँ पर दो फॉर्म हो गया, एक हो गया आयोनाइज्ड फॉर्म, एक हो गया अनआयोनाइज्ड फॉर्म। तो हम दोनों फॉर्म की वजह से कलर चेंज के लिए क्या कंडीशन होगी वो देख लेते हैं। तो आपको कंडीशन तो बता दी कि अगर आपको किसी फॉर्म की वजह से कलर चेंज चाहिए तो उस फॉर्म का कंसंट्रेशन दूसरे के रेस्पेक्ट में कम से कम क्या होना चाहिए, 10 टाइम। तो एसिडिक इंडिकेटर में हम बात करें फर्स्ट, कलर चेंज ड्यू टू आयोनाइज्ड फॉर्म। तो यहाँ पे अगर आपको आयनाइज्ड फॉर्म की वजह से कलर चेंज चाहिए तो कंसंट्रेशन ऑफ आयन माइनस आयनाइज्ड फॉर्म का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 10 टाइम्स ऑफ अनआयोनाइज्ड फॉर्म होना चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। तभी यहाँ पे एक पर्टिकुलर फॉर्म की वजह से जो कलर होगा वो मोर डोमिनेंट होगा, तो आपको उस फॉर्म का कलर वहां पे ज्यादा नजर आ रहा होगा। तो कंडीशन क्या है, अगर किसी फॉर्म की वजह से कलर चेंज चाहिए तो उसका कंसंट्रेशन दूसरे के रेस्पेक्ट में कम से कम 10 टाइम्स हो। 10 टाइम्स से ज्यादा हो तो भी चलेगा, बट कम से कम 10 टाइम्स तो होना ही चाहिए। तो अगर हमें In माइनस की वजह से कलर चेंज चाहिए तो इसका कंसंट्रेशन कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। तो अभी हमने फॉर्मूला निकाला पीएच का एसिडिक इंडिकेटर के लिए, तो पीएच कितना होगा, पीके ऑफ HIN प्लस लॉग In माइनस अपॉन HIN। तो यहाँ पे पीएच किसका है, सॉल्यूशन का। तो In माइनस का कंसंट्रेशन कम से कम 10 टाइम्स ऑफ HIN होना चाहिए, तो हम यहाँ पे 10 टाइम्स पुट कर दें तो पीएच कितना होना चाहिए, pK of HIN प्लस log 10 of HIN अपॉन HIN। तो pH कितना होगा यहाँ पर, pK of HIN प्लस log 10 कितना होगा, 1, राइट। अब हमने बोला है यहाँ पर ये क्या है, कम से कम 10 टाइम्स होना चाहिए। 10 टाइम्स से ज्यादा भी पॉसिबल है, तो ये कम से कम 10 तो होगा ही। कब, जब आपको यहाँ पे In माइनस की वजह से कलर चेंज चाहिए तो ये कम से कम 10 तो होगा। 10 से ज्यादा भी हो सकता है 11 हो, 12 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो। तो यहाँ पे कम से कम 10 तो होगा ही सही। 10 से ऊपर वाला वैल्यू भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे जो PKHIN, अब यहाँ पे KIN तो क्या होता है, K ऑफ HIN क्या होगा, कांस्टेंट। तो PK ऑफ HIN भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये वैल्यू तो फिक्स है। वेरिएबल कौन सी हो सकती है, इधर वाला, ये या तो 1 होगा। कब, जब आपको In माइनस की वजह से कलर चेंज चाहिए तो ये कम से कम यहाँ पे इसका log 1 तो होना चाहिए। 1 से ज्यादा भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे pH क्या होगा, PKN प्लस 1, ये यहाँ पे कम से कम 1 तो होगा। 1 से ज्यादा भी पॉसिबल है। तो ये pH होगा वो क्या होगा, मिनिमम pH at which
color change due to ionized form observed। तो ये मिनिमम पीएच होगा जहां पे आपको आयोनाइज फॉर्म की वजह से कलर चेंज मिल रहा होगा। कम से कम पीएच इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। उससे ज्यादा हो तो भी चलेगा, बट कम से कम इतना पीएच तो होना ही चाहिए। अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि यहाँ पे मुझे किसकी वजह से कलर चेंज चाहिए, आईएन माइनस की वजह से। अगर हम डिसोसिएशन की बात करें, एच आईएन से क्या बन रहा है, एच प्लस प्लस आईएन माइनस। अगर मुझे आईएन माइनस की वजह से कलर चेंज चाहिए तो रिएक्शन कहाँ लाना पड़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में लाना है तो मींस क्या करना पड़ेगा, इस H प्लस को हटाना पड़ेगा। ये H प्लस कब हटेगा, जब सॉल्यूशन में पीएच बढ़ेगा। पीएच बढ़ने का मींस OH माइनस का बढ़ना। तो हमने क्या किया है, pKin+1 यानी इसमें कुछ ऐड किया है तो पीएच हमने क्या लिया है, ज्यादा लिया है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम की बात करें, यहाँ पे आप OH माइनस बढ़ा मिलाते जाएंगे तो पीएच क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो मिनिमम पीएच होगा तो कम से कम इतना पीएच तो, इससे ऊपर वाला पीएच भी होगा तो भी चलेगा। यानी एक OH माइनस का पर्टिकुलर कंसंट्रेशन तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा हो तो भी चलेगा, उससे ज्यादा हो तो और ज्यादा आयन माइनस की कंसंट्रेशन बनेगी, राइट। तो बेसिक मीडियम में आपको किसकी वजह से कलर चेंज मिल रहा है, यहाँ पे एसिडिक इंडिकेटर में आयन माइनस की वजह से, ठीक है। यही हम बात करें यहाँ पर कलर चेंज ड्यू टू अनआयोनाइज्ड फॉर्म। तो यहां पर पीएच कितना, अनआयोनाइज्ड फॉर्म, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, जिसकी वजह से कलर चेंज चाहिए उसका कंसंट्रेशन एटलीस्ट 10 टाइम्स ऑफ अदर फॉर्म होना चाहिए। तो आपको अनआयोनाइज्ड फॉर्म की वजह से कलर चेंज चाहिए तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म का कंसंट्रेशन कम से कम 10 टाइम्स ऑफ आयन, यहाँ पे आयोनाइज्ड फॉर्म का 10 टाइम्स कम से कम होना चाहिए। तो पीएच का फॉर्मूला क्या मिलेगा, पीके ऑफ HIN प्लस लॉग आईएन माइनस अपॉन एच आईएन को क्या कर देंगे, 10 टाइम्स ऑफ आईएन माइनस पुट कर देंगे। तो आईएन माइनस से आईएन माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, पीएच कितना हो जाएगा, पी के ऑफ एच आई एन प्लस लॉग 1/10। 1/10 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 ऊपर आएगा तो माइनस लॉग 10। लॉग 10 का वैल्यू कितना, 1। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि एक फॉर्म का कंसंट्रेशन, जिस फॉर्म की वजह से आपको कलर चेंज चाहिए उसका कंसंट्रेशन दूसरे के रेस्पेक्ट में कम से कम 10 टाइम्स होना चाहिए। तो ये 10 टाइम्स या 10 टाइम्स से ज्यादा हो सकता है। ये 1/10 तो होगा ही, 1/10 से ज्यादा भी हो सकता है, 20, 30, 40। तो अभी तो माइनस लॉग 10 आया, ऊपर आने पर -15, माइनस लॉग 15, माइनस लॉग 20, माइनस लॉग 30 भी हो सकता है। तो यहाँ पे माइनस करने पर वैल्यू क्या होगी, ये पीएच का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। पीएच का वैल्यू कम होने का मीन्स किस तरफ जा रहा है, ये एसिडिक की तरफ। तो अगर आप सॉल्यूशन में H+ मिलाओगे, सॉल्यूशन को एसिडिक करोगे तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। यानी कौन सी फॉर्म यहाँ पे बढ़ने वाली है, HIN यानी अनआयोनाइज्ड फॉर्म। तो ये क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे 1, 1.1, 1.2, 1.3 यानी पॉइंट, यहाँ पे या तो 10 हो सकता है, 20, 30, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। ये माइनस के बाद माइनस वाला वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा ही, कम नहीं होना है। कम से कम पीएच, ये क्या होगा, मैक्सिमम पीएच। इसके बाद आपको पीएच क्या करना है, कम करना है, यानी H+ सॉल्यूशन में मिलाते रहना है। तो ये क्या होगा, मैक्सिमम पीएच एट विच कलर चेंज ड्यू टू अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑब्जर्व, राइट। तो ये मैक्सिमम पीएच हो गया, राइट। तो यहाँ पे दो आपने फॉर्म देखा, अनआयोनाइज्ड फॉर्म और आयोनाइज्ड फॉर्म। तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म के लिए कम से कम पीएच इतना तो होना चाहिए, और सॉरी, आयोनाइज्ड फॉर्म के लिए पीएच कम से कम इतना तो होना चाहिए, और अनआयोनाइज्ड फॉर्म के लिए मैक्सिमम पीएच हो गया, राइट। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, पीएच रेंज क्या होगी, इसमें पीके ऑफ HN+1 और पीके ऑफ HN-1। तो यहाँ पे पीएच रेंज क्या बोल सकते हैं, pK of HIN ±1, राइट। तो यहाँ पे जो भी pK of HIN होगा उससे एक pH ज्यादा वाला जो रेंज होगा वो किसके लिए होगा, आयोनाइज्ड फॉर्म के लिए, और उसमें से एक कम कर देंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम pH फॉर अनआयोनाइज्ड फॉर्म। अच्छा, अगर हम बात करें सपोज किसी इंडिकेटर का pK of HIN सपोज आपको दे रखा है 7, सपोज 7 दे रखा है, pK of HIN आपको 7 दे रखा है।
ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें आयनाइज फॉर्म की वजह से जो कलर चेंज होगा वो कब होना चाहिए, पीके ऑफ HN+1 यानी कब 7+1, और अनआयनाइज फॉर्म की वजह से कलर चेंज कब होगा, जब पीएच क्या हो 7-1 से 1 के बराबर या उससे कम। यही तो बात की है, ये मैक्सिमम होगा। तो या तो पीके ऑफ HN-1 के बराबर या उससे कम पीएच हो तो आपको किसकी वजह से कलर चेंज मिलेगा, अनआयनाइज फॉर्म की वजह से कलर चेंज। और जब पीएच PKIN+1 के बराबर या उससे ज्यादा होगा तो किसकी वजह से कलर चेंज मिलेगा आपको, यहाँ पर आयनाइज फॉर्म की वजह से। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 7-1 6 से 8 इसके बीच में आपको कलर चेंज नहीं मिलेगा, या तो 6 या 6 से पहले मिलेगा या फिर 8 या 8 से बाद में मिलेगा। तो 6 से 8 में क्या होगा, 6 से और 8 के बीच में क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट होगी, जहां से एक फॉर्म का चेंज दूसरे फॉर्म में हो रहा होगा। तो 6 to 8 को आप क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन पीएच, जिसमें एक फॉर्म का चेंज दूसरी फॉर्म में हो रहा होगा, राइट। तो हमने यहाँ पे दो फॉर्म की वजह से कलर चेंज की बात की, एक आयनाइज फॉर्म की वजह से और एक अनआयनाइज फॉर्म की वजह से। तो आयनाइज फॉर्म की वजह से कलर चेंज कब मिलेगा, जब यहाँ पे एक फॉर्म का कंसंट्रेशन, आयनाइज फॉर्म का कंसंट्रेशन दूसरे अनआयनाइज फॉर्म के रेस्पेक्ट में कम से कम 10 टाइम्स हो, 10 टाइम्स या 10 टाइम्स से ज्यादा भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में पीएच क्या होगा, PKIN+1 के बराबर या उससे ज्यादा, राइट। और सेकंड हम बात करें यहाँ पे अनआयनाइज फॉर्म की वजह से कलर चेंज कब मिलेगा, जब अनआयनाइज फॉर्म का कंसंट्रेशन क्या हो, कम से कम 10 टाइम्स, ये भी क्या है एटलीस्ट 10 टाइम्स ऑफ आयन माइनस हो, यानी आयनाइज फॉर्म का कम से कम 10 टाइम्स हो। तो पीएच क्या होना चाहिए, PKIN-1 के बराबर या उससे कम, राइट। अगर हम परसेंटेज की फॉर्म में बात करें कि परसेंटेज ऑफ आयन माइनस सॉल्यूशन में कितना होना चाहिए यहाँ पे इस कंडीशन में, तो परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ आयन माइनस अपॉन टोटल कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ आयन माइनस प्लस कंसंट्रेशन ऑफ HIN। हम यहाँ पे जो फॉर्म की बात कर रहे हैं वो कौन सी फॉर्म की बात कर रहे हैं, आयोनाइज फॉर्म और अनआयोनाइज फॉर्म। H+ का हम यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं करें क्योंकि हम दो ही फॉर्म की बात कर रहे हैं, इंडिकेटर की दो फॉर्म में, एक आयोनाइज और अनआयोनाइज। तो आयोनाइज का परसेंटेज वहां पे दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना होना चाहिए, वहां पे 10 टाइम्स होना चाहिए कम से कम। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आयन माइनस को 10 टाइम्स ऑफ HIN पुट कर सकते हैं, तो कितना होगा 10 टाइम्स ऑफ HIN अपन इसको भी 10 टाइम्स पुट करेंगे तो क्या होगा 11 टाइम्स ऑफ HIN इंटू 100। अगर परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिल जाएगा कितना, एटलीस्ट 91% के लगभग, राइट। एग्जैक्ट कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 90.9% के लगभग, जो कि क्या होगा अप्रोक्सीमेट 91%, ठीक है। तो एग्जैक्ट परसेंटेज आप ध्यान रखें 90.9% या ऑलमोस्ट 91% होगा, ठीक है। इसमें भी अगर हम परसेंटेज ऑफ HIN निकालना चाहें तो HIN का परसेंटेज कितना होगा इस कंडीशन में, कंसंट्रेशन ऑफ HIN अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HIN प्लस कंसंट्रेशन ऑफ आयन माइनस। तो ये कितना होगा 10 टाइम्स ऑफ आयन माइनस अपॉन इधर भी पुट कर दें 11 टाइम्स ऑफ आयन माइनस इंटू 100। तो यहाँ पे क्या होगा ऑलमोस्ट 90.9% या लगभग कितना 91%, राइट। तो अगर आपको यहाँ पर आयोनाइज फॉर्म की वजह से कलर चेंज चाहिए तो उसका परसेंटेज यहाँ पे इन दोनों के रेस्पेक्ट में जो टोटल उसका परसेंटेज होगा टोटल के रेस्पेक्ट में कितना होना चाहिए, कम से कम 91% तो होना चाहिए। 91 से ज्यादा होगा तो बहुत अच्छा है, बट कम से कम 91% तो होना ही चाहिए। सिमिलरली अगर अनआयोनाइज फॉर्म की वजह से कलर चेंज चाहिए तो वहां पे कितना परसेंटेज होना चाहिए इसका, कम से कम 91 90.9 यानी कम से कम 91% तो होना ही चाहिए। तो परसेंटेज को बिल्कुल ध्यान रखें क्योंकि मल्टीपल चॉइस में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से कम कितना होना चाहिए 90.9, 90 भी नहीं 90% नहीं 90.9 या 91, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिकेटर्स का और उनके पीएच रेंज का। चार तरह के इंडिकेटर हमारे सिलेबस में है और वही हमें याद होना चाहिए कि उनका पीएच रेंज क्या है, ठीक है। अब जो पीएच रेंज है वो किसके बेसिस पे डिसाइड हो रहा है, एसिड जो इंडिकेटर है उसका नेचर के बेसिस पर। जैसे हम वीक एसिड इंडिकेटर की बात कर रहे हैं, वीक बेस इंडिकेटर की बात कर रहे हैं, उसके बेसिस पर ही हम वहां पे उसका कलर या उस कौन सी फॉर्म से कलर मिल रहा होगा उसको हम डिसाइड करने वाले हैं। तो हम चार इंडिकेटर पहले नाम याद रखें, फिनोप्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड एंड फिनोल रेड।
फिनोक्सेलिन है वो एसिडिक इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज मिथाइल रेड बेसिक इंडिकेटर है, और फिनोल रेड वीक एसिड और प्लस वीक बेस से बना हुआ इंडिकेटर है। अब यहाँ पे हम फिनोक्सेलिन अगर एसिडिक इंडिकेटर है तो हमें पता है एसिडिक इंडिकेटर HIN जब डिसोशिएट होता है क्या बनता है H+ आयन माइनस, राइट। आपको ये पॉइंट अभी बताया है कि अगर आपको इंडिकेटर की किसी एक फॉर्म की वजह से कलर चेंज चाहिए तो उसका कंसंट्रेशन किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 10 टाइम्स होना चाहिए, यानी सॉल्यूशन में उसका परसेंटेज कम से कम कितना होना चाहिए 90.9% यानी 91% के लगभग तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे आयन माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ाना है यानी आयोनाइज फॉर्म की वजह से कलर चेंज चाहिए तो सॉल्यूशन का मीडियम कैसा होना चाहिए, बेसिक। बेसिक होगा तो H+ खत्म होगा, H+ खत्म होगा तो रिएक्शन कहाँ आएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट। और अगर हमें HIN की वजह से कलर चेंज चाहिए तो रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में भेजना पड़ेगा। बैकवर्ड में भेजने के लिए सॉल्यूशन में हमें क्या मिलाना पड़ेगा H+, यानी सॉल्यूशन का मीडियम जब एसिडिक होगा तो रिएक्शन कहां जाएगी, ये इंडिकेटर वाली बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो आपको HIN का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा होगा, राइट। उसी के बेसिस पर हम यहाँ पर बता रहे हैं कि कौन सा जो फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है वो किस पीएच रेंज में आपको कलर शो कर रही होगी, राइट। अब जो ये फिनोक्सेलिन है उसका पीएच रेंज लगभग 8.3 से 10 के बीच में होता है, यानी 8.3 से 10 के बीच में ये ट्रांजिशन रेंज होगी, इसमें कोई स्पेसिफिक कलर नहीं रहेगा, या तो 8.3 से पहले कलर रहेगा या 10 के बाद कलर रहेगा, राइट। अब 10 के बाद हम बात करें मीडियम कैसा हो गया, बेसिक। बेसिक हो गया तो अगर आप यहाँ पे बेसिक मीडियम की बात करें तो बेसिक मीडियम में H+ खत्म होगा तो रिएक्शन कहाँ आएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे बेसिक मीडियम में जो कलर होगा पिंक कलर वो किसकी वजह से होगा, आयोनाइज फॉर्म की वजह से। तो अगर हम फिनोक्सेलिन की बात करें तो फिनोक्सेलिन का आयोनाइज फॉर्म पिंक कलर का होता है और अनआयोनाइज फॉर्म क्या होता है, कलरलेस होता है, राइट। तो जब यहाँ पे pH 10 से ज्यादा होगा, 10 से ज्यादा होने पर रिएक्शन कहाँ आएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रही होगी, तो आयन माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो यानी मीडियम सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, पिंक कलर। किसकी वजह से होगा, आयोनाइज फॉर्म की वजह से। जब सॉल्यूशन का pH 8.3 से कम होगा यानी एसिडिक की तरफ जितना जितना बढ़ता जाएगा तो रिएक्शन उतनी ज्यादा बैकवर्ड डायरेक्शन में चलती जाएगी, तो आपको HIN की वजह से कलर मिलेगा, यानी सॉल्यूशन कैसा होगा, यहाँ पर कलरलेस होगा, ठीक है। अभी हम केवल यहाँ पे पीएच रेंज की बात करें। मिथाइल ऑरेंज बेसिक इंडिकेटर होता है INOH, जब डिसोशिएट होगा तो क्या बनेगा, IN प्लस OH माइनस, राइट। तो अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लाना है, अगर मुझे आयोनाइज फॉर्म की वजह से कलर चेंज चाहिए तो OH माइनस को हटाना पड़ेगा, यानी रिएक्शन को फॉरवर्ड में लाना है तो OH माइनस हटाना पड़ेगा। तो मीडियम कैसा रखना होगा, एसिडिक। तो जब मीडियम एसिडिक होगा तो यहाँ पे मुझे आयन प्लस की वजह से कलर चेंज मिलेगा, तो आयोनाइज फॉर्म की वजह से कलर चेंज कब मिलेगा, एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पे इसका जो पीएच चेंज होता है वो लगभग 10.3 से 4.5 के बीच में। अच्छा, आपको पीएच चेंज बताया था pKin प्लस -1, तो वो थोड़ा बहुत कम ज्यादा वेरिएशन होता रहता है, तो उसके बेसिस पे पीएच चेंज है, एग्जैक्ट +-1 नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 3.1 से 4.5 का इसका क्या है, पीएच रेंज है। तो यहाँ पे 3.1 से कम पीएच होगा तो इसका इंडिकेटर का कलर कैसा होगा, ऑरेंज रेड, और 4.5 से ज्यादा होगा तो येलो कलर। अब यहाँ पे जो 3.1 से कम पीएच पे जो कलर है वो किसकी वजह से, आयोनाइज फॉर्म की वजह से। आयोनाइज फॉर्म की वजह से देख लीजिए कलर चेंज कब मिलेगा, जब आयन प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आयन प्लस का कंसंट्रेशन कब बढ़ेगा, एसिडिक मीडियम में जब OH माइनस कम होगा, खत्म होगा तो रिएक्शन कहाँ आएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी एसिडिक मीडियम में आयन प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा, यानी एसिडिक मीडियम में मुझे किसकी वजह से कलर चेंज मिलेगा, आयोनाइज फॉर्म की वजह से। तो इसका जो आयोनाइज फॉर्म होता है वो ऑरेंज रेड होता है। 3.1 से 4.5 इसका पीएच चेंज है, यानी 3.1 से 4.5 के बीच में कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होगा, या तो 4.5 से ज्यादा में होगा या 3.1 से कम में होगा। तो यहाँ पे जब मीडियम सॉल्यूशन का मीडियम एसिडिक है तो मुझे यहाँ पे आयोनाइज फॉर्म की वजह से कलर चेंज मिल रहा होगा, और जब मीडियम बेसिक रेंज में होगा तो मुझे किसकी वजह से कलर चेंज मिलेगा, येलो फॉर्म, अनआयोनाइज फॉर्म। तो सॉल्यूशन में जब OH माइनस बढ़ेगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी, ठीक है। सेम ये मिथाइल रेड, ये भी बेसिक इंडिकेटर है। तो एसिडिक मीडियम में फॉरवर्ड में आएगा तो आयोनाइज फॉर्म की वजह से, और बेसिक मीडियम में बैकवर्ड में जाएगा तो अनआयोनाइज फॉर्म की वजह से। पीएच चेंज क्या होता है, 4.2 से 6.2। तो जब pH 4.2 से कम होगा तो मुझे आयोनाइज फॉर्म की वजह से कलर चेंज मिलेगा, उसका कलर क्या होगा, रेड। और जब pH 6.2 से ज्यादा होगा तो अनआयोनाइज फॉर्म की वजह से कलर चेंज मिलेगा, उसका pH क्या होगा, येलो। फिनोल रेड एसिडिक प्लस वीक एसिड प्लस वीक बेस इंडिकेटर होता है, इसका पीएच चेंज 6.2 से 8.2 होता है। 6.2 से पहले येलो फॉर्म में होता है और 8.2 के बाद ये रेड फॉर्म में होता है, राइट। अब आपको यहाँ पर मेन पॉइंट क्या याद रखना है कि इसका पीएच चेंज क्या है और यहाँ पे कौन कौन सा कलर शो होता है।
8.3 से 10 इसका पीएच चेंज है, 8.3 से ये क्या होगा, कलरलेस होगा, और 10 से ज्यादा पीएच होगा तो पिंक कलर होगा। ठीक है, एसिडिक इंडिकेटर होता है। ये कौन सा इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज 3.1 से 4.5 इसका पीएच चेंज है। अगर 4.5 से ज्यादा पीएच हुआ तो येलो कलर, और 3.1 से कम पीएच हुआ तो ऑरेंज रेड कलर। यहाँ पे नेक्स्ट फिनोल रेड की बात करें, 4.2 से 6.2 इसका पीएच चेंज होता है। 6.2 से ज्यादा पीएच हुआ तो येलो कलर, और 4.2 से कम पीएच हुआ तो रेड कलर। और यहाँ पे फिनोल रेड 6.2 से 8.2 इसका पीएच चेंज होता है। 6.2 से कम पीएच हुआ तो येलो कलर, और 8.2 से ज्यादा पीएच हुआ तो रेड कलर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, कौन सा इंडिकेटर हमें किस टाइट्रेशन में यूज में लेना है, तो वो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो यहाँ पे जो इंडिकेटर यूज में लेना है वो किसके अकॉर्डिंग देखना है हमें, यहाँ पे सॉल्यूशन के फाइनल पीएच के अकॉर्डिंग। इनिशियल पीएच क्या था और फाइनल पीएच क्या रहने वाला है, उसके बेसिस पर हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फाइनल पीएच कब, जब इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाए, यानी 100% न्यूट्रलाइजेशन हो रहा हो। तो फर्स्ट एग्जांपल की हम बात करें, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड कंटेनर में ले रखा है, बीकर में ले रखा है, और ऊपर से आप स्ट्रॉन्ग बेस मिला रहे हैं, तो इनिशियली पीएच क्या था, एसिडिक रेंज में था। जब आपने स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया तो इक्विवेलेंट पॉइंट पे पीएच कितना होगा, 7 होगा, बट हमें यहाँ पे 7 पीएच नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है, एग्जांपल में हम बात करेंगे अभी। तो इक्विवेलेंट पॉइंट पे यहाँ पे पीएच 7 से काफी ऊपर चला जाता है, 10 11 के आसपास मिल जाता है। तो इनिशियल पीएच क्या था और फाइनल पीएच क्या है, अगर उसके बीच में आपको यहाँ पर किसी इंडिकेटर का पीएच चेंज मिल पा रहा है तो वो क्या होगा, इंडिकेटर सुटेबल होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इनिशियली पीएच एसिडिक था, और जब यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हुआ तो उससे जस्ट अबव पीएच कैसा होगा, बेसिक होगा। तो वहां पे आप कौन से इंडिकेटर यूज में ले पाएंगे, सभी इंडिकेटर यूज में ले पाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम फिनोप्थेलिन की बात करें, फिनोप्थेलिन का पीएच क्या है 8.3 से 10, तो 8.3 से फिनोप्थेलिन क्या होगा, कलरलेस होगा। जब इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा तो इक्विवेलेंट पॉइंट से जस्ट अबव पीएच क्या होगा, 10 से काफी ऊपर चला जाता है। ठीक है, क्यों जाता है वो अभी हम एग्जांपल में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, फिनोप्थेलिन इनिशियली कलरलेस होगा, जब यहाँ पे पीएच 10 से ऊपर चला जाएगा तो सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, यहाँ पर पिंक कलर का हो जाएगा। तो फिनोप्थेलिन इंडिकेटर यहाँ पर यूज में लिया जा सकता है। सेकंड हम बात करें मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज का पीएच क्या होगा 3.1 से 4.5, तो 3.1 से कैसा होगा, ऑरेंज रेड कलर का होगा। जब यहाँ पे इनिशियली एसिड था तो पीएच क्या था, एसिडिक रेंज में था, यानी फिर जो आपका मिथाइल ऑरेंज है वो किस रेंज में होगा, किस कलर का होगा, ऑरेंज रेड। जब आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस मिला रहे होंगे तो सॉल्यूशन कलर कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो जब यहाँ पे मीडियम बेसिक हो जाएगा तो फिनॉल मिथाइल ऑरेंज किस तरह का कलर शो कर रहा होगा आपको, ऑरेंज कलर का। तो इसमें मिथाइल ऑरेंज भी यूज में ले सकते हैं। जब आप यहाँ पे फिनॉल रेड की बात करेंगे तो फिनॉल रेड का कलर क्या होगा, 4.2 से 6.2, तो 4.2 से पहले कैसा होगा, ये रेड कलर का होगा। और जब आप स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएंगे, इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा तो पीएच 7 से ऊपर रहेगा, तो वहां पे कलर कैसा हो जाएगा, येलो कलर। और इसमें मिथाइल जो लास्ट हमारा है यहाँ पे फिनॉल रेड भी हम इसमें यूज में ले सकते हैं। उसका पीएच क्या है 6.2 से 8.2, तो 6.2 से पहले वो कैसा होगा, येलो कलर, और 8.2 के बाद कैसा हो जाएगा, रेड कलर। ठीक है, धीरे धीरे आप समझेंगे कि कौन सा इंडिकेटर कहां पर यूज में लेना है। सेकंड हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आप स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आप वीक बेस मिला रहे हैं, तो जब 100% न्यूट्रलाइजेशन होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। सॉल्ट किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, राइट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का जो पीएच है वो किस रेंज में रहता है, एसिडिक रेंज में रहेगा, राइट। एसिडिक रेंज में रहेगा तो हमने यहाँ पे जो पीएच है वो क्या है 3.3 से 7 के बीच में लिया है। तो यहाँ पर एसिडिक रेंज में तो जो कलर 7 से, जो इंडिकेटर 7 से पहले ही अपना कलर चेंज शो करते हैं, उन इंडिकेटर को हम यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनली इनिशियली पीएच क्या था, एसिडिक था, फाइनली भी पीएच क्या होगा, एसिडिक ही होगा। तो यहाँ पे आप कौन से इंडिकेटर यूज में ले सकते हैं, जो एसिडिक रेंज में अपना कलर चेंज शो कर सकते हैं। तो एसिडिक रेंज में कौन से इंडिकेटर अपने कलर चेंज शो कर सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज एंड मिथाइल रेड। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे फाइनली पीएच का सॉल्यूशन का पीएच क्या हो सकता है, बेसिक रेंज में रहेगा। जब वीक एसिड था तो पीएच क्या था, वीकली एसिडिक, 6 के आसपास, नॉट मोर एसिडिक, 6 के आसपास। तो 6 के आसपास इनिशियली पीएच था, तो इसका जो पीएच है वो क्या होगा 7 से 11। यहाँ पे 11 क्यों, क्योंकि फाइनली सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे सॉल्व बनाएगा जब 100% न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से पीएच किस रेंज में लेने वाला है, बेसिक रेंज में। तो इसका पीएच चेंज क्या होगा 7 से 11। तो जो इंडिकेटर 7 से 11 में अपना कलर चेंज शो कर रहा होगा वो इंडिकेटर हम यहाँ पे यूज में लेंगे। तो कौन से इंडिकेटर है, केवल फिनोप्थेलिन ऐसा इंडिकेटर है जो 7 से 11 में अपना कलर चेंज शो कर रहा होगा।
नेक्स्ट बात करते हैं वीक एसिड प्लस वीक बेस टाइट्रेशन में हम कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं, फिनोल रेड। तो पहले तो आपको ये पता होगा कि किस टाइट्रेशन में कौन सा वाला इंडिकेटर हमें यूज में लेना है। चलिए देखते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन में एग्जांपल। तो यहाँ से आपको एक्जेक्टली समझ में आएगा कि कौन सा इंडिकेटर हमें कहां पर यूज में लेना है। तो गिवन आपको स्ट्रॉन्ग टाइट्रेशन में फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन इन अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आपको गिवन है कैलकुलेट पीएच व्हेन 0.1 मोलर 40 ml HCl इज टाइट्रेटेड विद 0.1 मोलर NaOH, राइट, 0.1 मोलर NaOH। Also draw graph of pH with volume of NaOH added, volume of NaOH used is, तो वॉल्यूम ऑफ NaOH आपको डिफरेंट वॉल्यूम गिवन है, तो इन वॉल्यूम पर आपको पीएच का कैलकुलेशन पहले करना है, ठीक है। तो पीएच का कैलकुलेशन करने के लिए आप देख ले कंडीशन क्या क्या है। फर्स्ट 0.1 मोलर 40 ml HCl है, इसमें आप क्या कर रहे हैं, NaOH मिला रहे हैं। तो यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH का एडिशन हो रहा है। यहाँ पर HCl था कितना 0.1 मोलर एंड 40 ml, इसमें आप क्या कर रहे हैं, HCl मिला रहे हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो सॉरी HCl के अंदर NaOH मिला रहे हैं, तो NaOH मिलाएंगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन, तो पीएच क्या होगा यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ेगा। इनिशियली वॉल्यूम ऑफ NaOH क्या है 0, तो हम यहाँ पे पीएच किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, केवल HCl के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग HCl जब डिसोशिएट होगा तो क्या बनेगा, H प्लस प्लस Cl माइनस, HCl कितना है 0.1 मोलर, तो यहाँ पे H प्लस भी कितना बनेगा 0.1 एंड Cl माइनस भी 0.1। Cl माइनस का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, आप पीएच किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, केवल H प्लस के अकॉर्डिंग। तो पीएच कितना हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस मींस नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻1। तो इनिशियली पीएच कितना होगा जब आपने NaOH नहीं मिलाया 1, ठीक है। अब आप क्या करें, यहाँ पे NaOH मिलाना शुरू कर रहे हैं, तो जब आप यहाँ पे NaOH मिलाएंगे तो रिएक्शन होगी HCl और NaOH के बीच में, राइट, क्या बनेगा NaCl प्लस H2O। इनिशियली HCl कितना था 0.1 मोलर एंड 40 ml, आप कितना NaOH मिला रहे हैं 0.1 मोलर है, वॉल्यूम कितना है इसका 10 ml, तो ये कितना होगा 4 मिलीमोल और ये कितना होगा 1 मिलीमोल। अब देख लीजिए यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, NaOH लिमिटिंग रिएजेंट है, HCl एक्सेस रिएजेंट है, तो आप एक्सेस में से क्या करेंगे, लिमिटिंग को माइनस करेंगे, तो 4 माइनस 1 0, यहाँ पे 1 मिलीमोल ऑफ NaCl बनेगा, 1 मिलीमोल ऑफ H2O बनेगा, राइट। H2O क्या है, बहुत कम है, तो उसके वॉल्यूम को आप नेग्लेक्ट कर देंगे, आप किसके अकॉर्डिंग पीएच निकालेंगे, आप HCl के अकॉर्डिंग, राइट। तो HCl के मिलीमोल कितने बने 3 अपॉन, अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन क्या होगा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स कितना है, मिलीमोल कितना है 3, वॉल्यूम कितना 40 ml, HCl का था 10 ml, आपने इसका मिलाया तो टोटल वॉल्यूम कितना हुआ 3/50 मोलर। तो ये कंसंट्रेशन आपको HCl का मिल जाएगा। तो जितना HCl होगा उतना ही H प्लस यहाँ पे बनेगा। तो अगर आप H प्लस के कंसंट्रेशन की बात करें, कंसंट्रेशन H प्लस कितना होगा 3/50 मोलर, तो आपको H प्लस का कंसंट्रेशन मिला, पीएच निकाल लीजिए नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस के अकॉर्डिंग, यानी नेगेटिव लॉग ऑफ 3/50, तो कितना हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 3 माइनस लॉग ऑफ 50, नेगेटिव लॉग ऑफ 3 कितना, ये सही है, राइट। यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस लॉग 50, बिकॉज लॉग ए अपॉन बी क्या होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाएगा, राइट। माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, तो log 3 कितना 0.47 माइनस का 0.47 प्लस log 50, log 5 प्लस log 10 1.7, तो पीएच आपको मिल जाएगा कितना 1.23 के अप्रोक्स, राइट। तो ये यहाँ पर आपको पीएच मिल गया सेकंड कंडीशन में, राइट। अब थर्ड कंडीशन की बात करें, अब देखिए इनिशियली पीएच क्या था 1 था, जब आप इसमें 10 ml ऑफ NaOH मिलाया तो पीएच कितना हो गया 1.23 हो गया। अब थर्ड कंडीशन की बात करें, थर्ड कंडीशन में कितना NaOH आपने मिलाया है, अगेन वही, अब आप क्या करेंगे, जैसे जैसे NaOH मिलाते जाएंगे यहाँ पे क्या होता जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन होता जाएगा। तो यहाँ पे HCl प्लस NaOH क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O, तो HCl इनिशियली कितना था 0.1 मोलर 40 ml,
NaOH कितना है 0.1, वॉल्यूम कितना है 20 ml, तो कितना होगा 4 मिलीमोल। NaOH कितना होगा 2 मिलीमोल, तो यहाँ पे NaOH क्या होगा लिमिटिंग और HCl क्या होगा एक्सेस रिएजेंट, तो 4 - 2, यहाँ पे 2 मिलीमोल इसका बचेगा, 2 मिलीमोल NaCl का प्रोड्यूस होगा एंड 2 मिलीमोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा, राइट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है यहाँ पे, NaOH खत्म हो गया, बचा हुआ क्या HCl कितना है 2 मिलीमोल। तो कंसंट्रेशन की बात करें 40 ml HCl का था, 20 ml आपने इसका मिला है तो 2/60 मोलर HCl आपको मिल जाएगा। मोलेरिटी कितना होगा 2/60 यानी 1/30 मोलर। तो जो कंसंट्रेशन HCl का होगा उतना ही से H+ प्रोड्यूस हो रहा होगा 1/30 मोलर। तो H+ मिला तो pH कितना होगा नेगेटिव लॉग ऑफ H+ मींस नेगेटिव लॉग ऑफ 1/30। लॉग कितना हो जाएगा यहाँ पर log 30, log 30 का वैल्यू कितना है log 3 + log 10, log 10 कितना 1, log 3 कितना 0.47, तो 1.47 आपको यहाँ पर pH मिलेगा। तो थर्ड कंडीशन में pH कितना मिलेगा 1.47। फोर्थ कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है pH धीरे धीरे बढ़ रहा है 1 से 1.23, हर 10 ml पे यहाँ पे 0.2, यहाँ पे 0.23 से pH बढ़ा, फिर यहाँ पे कुछ 0.24 से pH बढ़ गया। अब यहाँ पे हम 30 ml मिलाते हैं तो फोर्थ कंडीशन में pH कितना होगा HCl + NaOH रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा NaCl + H2O। तो HCl कितना है यहाँ पे 0.1 मोलर 40 ml, NaOH कितना था 0.1, कितना वॉल्यूम मिला है आपने 30 ml, तो कितना होगा 4 मिलीमोल यहाँ पर HCl है और 3 मिलीमोल ऑफ NaOH है। अभी भी NaOH क्या है लिमिटिंग है तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पर ये 1 मिलीमोल बचेगा, यहाँ पर NaCl 3 मिलीमोल और H2O 3 मिलीमोल प्रोड्यूस होगा, राइट। इन दोनों की वजह से pH पे कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है, NaCl का कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। तो यहाँ पे आप pH किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे केवल HCl के अकॉर्डिंग। मोलरिटी कितना होगा HCl का या H+ का 1 टोटल वॉल्यूम कितना हुआ 40 HCl का था, 30 आपने NaOH का मिलाया तो 140 + 30 कितना हो गया 70, 1/70 मोलर आपको HCl का कंसंट्रेशन यानी H+ का कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। तो pH कितना हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ H+ मींस नेगेटिव लॉग ऑफ 1/70 मींस log 70। log 70 क्या होगा log 7 + log 10, log 7 कितना 0.84, log 10 कितना 1, तो ये 1.84 आपको pH मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब आपने फोर्थ कंडीशन की बात की तो pH कितना है 1.84, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें फोर्थ कंडीशन की, 38 ml ऑफ HCl आपने यहाँ पे मिलाया है, तो 38 ml HCl आपने यहाँ पे मिलाया तो कितना हुआ HCl 0.1 मोलर 38 ml एंड 0.1 सॉरी NaOH कितना मिलाया आपने 38 ml, HCl तो कितना 40 ml 0.1 मोलर 38 ml NaOH है, तो यहाँ पे कितना होगा 4 मिलीमोल ऑफ HCl है, 4 मिलीमोल ऑफ HCl एंड 3.8 मिलीमोल ऑफ NaOH है। लिमिटिंग कौन होगा अभी भी NaOH ही होगा, तो 4 - 3.8 कितना बचेगा 0.2 मोलर, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कितना 3.8 और ये कितना 3.8 मिलीमोल। इनसे pH पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। pH किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा HCl के अकॉर्डिंग, तो HCl का कंसंट्रेशन कितना होगा, जितना HCl का कंसंट्रेशन होगा उतना ही से H+ प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो H+ का कंसंट्रेशन मिलीमोल अपॉन वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम ml में कितना होगा 40 ml HCl का था 38 ml इसका है, तो 40 + 30 कितना 78 ml, तो 7.2 अपॉन 78 मोलर कंसंट्रेशन HCl का हो जाएगा यानी H+ का या बोलते हैं 1/390 मोलर। तो ये H+ का HCl का H+ का कंसंट्रेशन मिला, H+ का कंसंट्रेशन बताया तो pH आप निकाल सकते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ H+ मींस नेगेटिव लॉग ऑफ 1/390 यानी log 390 ये मिल जाए आपको 2.59 के अप्रोक्स, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देखिएगा तो आप लॉग का लॉग टेबल से यहाँ पे देख सकते हैं इसका log 390 का वैल्यू कितना हुआ 2.59। तो यहाँ जब यहाँ पे 38 ml ऑफ NaOH आपने मिलाया तो pH कितना हुआ 2.59। अब यहाँ पे जब आपने 40 ml NaOH मिलाया तो HCl भी कितना है 0.1 मोलर 40 ml, NaOH भी कितना है 0.1 मोलर 40 ml, तो क्या होगा यहाँ पे NaCl + H2O बनेगा। तो क्या यहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है क्या, यस कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे HCl और NaOH 0 हो जाएगा। तो जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड + स्ट्रॉन्ग बेस कॉम्बिनेशन में तो वहां पर pH क्या होता है 7 होता है। तो यहाँ पर pH आपको कितना मिला 7 मिला।
अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब आप हर 10 ml मिला रहे थे तो पीएच क्या हो रहा था, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, अब आपने जैसे ही यहाँ पे 2 ml और एक्स्ट्रा मिलाया, आप चाहे तो 39 ml का भी देख सकते हैं, ये 3 पॉइंट समथिंग के अप्रोक्सी कुछ वैल्यू मिलने वाली है। जब आपने यहाँ पर 2 ml मिलाया तो पीएच 2.59 से किस पे बूस्ट कर गया, सीधा राइज कर गया, 7 पे राइज कर गया। अब हम 42 ml की बात करते हैं। जब यहाँ पे 6 में 42 ml ऑफ NaOH जब आपने मिलाया तो यहाँ पे कितना था, 0.1 मोलर, 40 ml 0.1 मोलर, 42 ml तो ये कितना 4 मिलीमोल। NaOH कितना है 4.2 मिलीमोल। तो NaOH कौन हो गया, अब यहाँ पे एक्सेस रिएजेंट हो गया, HCl कौन हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, तो HCl हो जाएगा खत्म। ये कितना बचेगा 0.2 मोलर, यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे 4 मिलीमोल एंड 4 मिलीमोल, राइट। NaCl और H2O से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पीएच किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, NaOH के अकॉर्डिंग। अब कंसंट्रेशन ऑफ NaOH या कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना होगा, 2 मिलीमोल है, 0.2 मिलीमोल, तो 0.2 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हुआ 40 प्लस 42 यानी 82 ml, राइट। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस से आप क्या करेंगे, अब नेगेटिव लॉग लेके क्या मिलेगा यहाँ से POH। तो यहाँ पे OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना हुआ 0.2 अपॉन 82 यानी 1/410 मोलर, इतना ही हो रहा है। तो POH कितना होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस मींस नेगेटिव लॉग ऑफ 1/410 यानी log 410 कैलकुलेट करेंगे तो आपको log 410 का वैल्यू मिल जाएगा। POH कितना है 2.61 के अप्रोक्स। तो POH मिल गया, तो pH कितना होगा यहाँ पे, pH विल बी इक्वल टू 14 माइनस 2.61 तो मिल जाएगा 11.39 के अप्रोक्स, राइट। तो अब यहाँ पे pH 7 से 2 ml मिलाने पर किस में चला गया, 11.39 पे चला गया। ठीक है, आगे 50 ml का भी आप निकाल लीजिए। तो HCl प्लस NaOH क्या बना लेगा, NaCl प्लस H2O कितना है 0.1 मोलर, 40 ml कितना है 0.1 मोलर, 50 ml आपने NaOH मिलाया है, 4 मिलीमोल ऑफ HCl होगा, 5 मिलीमोल ऑफ NaOH होगा। तो HCl कौन होगा, लिमिटिंग रिएजेंट, NaOH कौन होगा, एक्सेस रिएजेंट, ये 0 हो जाएगा, ये 1 मिलीमोल बचेगा। 1 मिलीमोल ऑफ NaCl एंड 1 मिलीमोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, इनकी वजह से पीएच पे कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। OH माइनस का कंसंट्रेशन आप निकाल लें, OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या होगा, वही जो NaOH का होगा, तो 1/50 प्लस 40 कितना 90। तो यहाँ से आप नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस लेंगे तो आपको POH मिल जाएगा। तो POH कितना होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ 1/90 मींस log 90, log 90 मींस log 9 प्लस log 10, log 9 कितना होगा, log 9 कितना 3 स्क्वायर यानी log 3 कितना होता है 0.47 यानी 0.94 प्लस log 10 यानी 1.94 POH होगा। pH कितना हो जाएगा 14 माइनस 1.94 यानी 12.06 के अप्रोक्स आपको pH मिलेगा। यहाँ पर pH कितना मिल जाएगा 12.06। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं 60 ml का भी pH निकाल सकते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आप 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ml गए और 30 से 38 ml गए तो pH क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब आपने 0.2 ml मिलाया तो pH 0.59 लगभग 2.6 से कहां पे चला गया 7 पे चला गया। जब आपने अगेन 2 ml मिलाया तो 7 से pH कहां पे चला गया 11.39 से चला गया। अब देखिए जब आप टाइट्रेशन करते हैं तो वहां पे ड्रॉप बाय ड्रॉप आप क्या कर रहे हैं NaOH मिला रहे हैं। तो जब आप एक ड्रॉप मिलाते हैं तो एक ड्रॉप में 1 ml से ज्यादा NaOH होता है। 1 ml क्या होगा बहुत ही कम होता है। तो जब आप ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH मिलाएं तो उसमें 3-4 ml वहां पे NaOH वहां पे ऐड होता है। तो जब आप 38 ml से NaOH मिला रहे हैं तो वहां पे pH 2.59 से डायरेक्ट कहां पे चला जाता है 10-11 के आसपास चला जाता है। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली 7 pH तो मिल नहीं पाता है। ठीक है, हालांकि इक्विवेलेंट पॉइंट 7 ही है बट आपको pH क्या होगा इक्विवेलेंट पॉइंट से आगे भी आपको जब आप एक ड्रॉप मिलाएंगे तो इक्विवेलेंट पॉइंट से आगे pH चला जाता है। ठीक है, तो अब हमने बोला यहाँ पे इंडिकेटर कौन कौन सा यूज में लेना है। तो अगर आप फिनोक्थेलिन यूज में ले रहे हैं तो इनिशियली pH क्या था 1, तो इनिशियली फिनोक्थेलिन क्या होगा कलरलेस। जब यहाँ पे इक्विवेलेंट पॉइंट आया होगा तो यहाँ पे क्या होगा जब यहाँ पे 38 ml के बाद एक ड्रॉप मिलाया होगा तो वहां पे क्या होगा pH कहां पे चला गया 11.39 पे। तो 38 ml के बाद जैसे आपने एक ड्रॉप मिलाया तो वहां pH क्या हो गया कहां पे चला गया 11.39 पे चला गया। तो इनिशियली यहाँ पे pH कितना था 1 तो कलरलेस था। जब यहाँ पे ये एक ड्रॉप मिलाने के बाद आपको कलर मिला वो कौन सा मिला पिंक कलर मिल गया
क्योंकि पीएच क्या हो गया 11.39 के ऊपर चला गया। अगर आप यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज यूज में लेते तो इनिशियली वहां पे क्या होता, उसका पीएच रेंज क्या है 3.1 से 4.2 के बीच में है। अगर आप यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज यूज में लेते तो उसका पीएच रेंज क्या है 3.1 से 4.5 के बीच में है। तो यानी 3.1 से पहले वो क्या था, ऑरेंज रेड कलर का था, राइट। अब यहां तक तो 4.5 तो आया नहीं, जैसे आपने 8 ड्रॉप मिलाया पीएच क्या हो गया 4.5 से ऊपर जाके सीधा 11.39 पे चला गया। तो इससे पहले यहाँ पे कलर क्या था, ऑरेंज रेड था, इसके बाद कलर क्या हो जाएगा वहां पे, येलो हो जाएगा सॉल्यूशन का। तो क्या यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज भी यूज में लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। अगर आप मिथाइल रेड की बात करें तो उसका पीएच क्या है 4.2 से 6.2, तो इसके यहां तक तो क्या है 4.2 पीएच नहीं मिला, यानी अभी मिथाइल रेड कौन सी कलर का होगा, रेड कलर का होगा। जैसे आपने एक ड्रॉप मिलाया पीएच क्या हो गया 11 पॉइंट समथिंग चला गया है, तो क्या वहां पे 6.2 पीएच रेंज क्रॉस कर गया होगा क्या, यस 6.2 तो क्रॉस करके कहां पे चला गया, वो 11.39 पे चला गया। तो यहाँ पे कौन सा कलर शो हो रहा होगा, येलो कलर। अगर हम यहाँ पे फिनोल रेड की बात करें तो फिनोल रेड 6.2 से पहले येलो कलर का था, तो यहाँ पे आपने जब 38 से पहले पीएच क्या था 2.59, तो इससे पहले फिनोल रेड क्या होगा, येलो कलर का होगा। जैसे ही आपने एक ड्रॉप मिलाया तो पीएच क्या हो गया 11.59 पे चला गया, तो यानी वो 8.2 को तो क्रॉस कर गया। तो फिनोल रेड कौन सा कलर शो कर देगा, रेड कलर। तो यहाँ पे आप सभी इंडिकेटर इसमें यूज में ले सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके ग्राफ की बात करते हैं। देखिए तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन में ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा कि इनिशियली पीएच क्या था 1 था जब अकेला HCl था। हमने यहाँ पे ये जो कंडीशन ली है इसी के बेसिस पे ग्राफ ड्रॉ किया है। तो जब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ NaOH 0 था तो ये आपने ग्राफ ड्रॉ किया है पीएच का वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड के साथ। तो जब इनिशियली NaOH का वॉल्यूम आपने 0 ऐड किया था तो वहां पे पीएच सॉल्यूशन क्या था 1। अब जैसे जैसे आप यहाँ पे 10 ml मिलाते गए तो वॉल्यूम यहाँ पे पीएच क्या हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। 38 ml के बाद क्या हुआ, जैसे आपने 38 ml के बाद यहाँ पे NaOH मिलाया तो पीएच क्या हुआ, शार्पली राइज किया, ठीक है। जब एक्जैक्टली 40 ml NaOH मिलाया था तो पीएच कितना होगा 7 के बाद जब आपने यहाँ पे 40 ml के बाद 2 ml मिलाया तो वापस क्या हुआ, पीएच शार्पली राइज किया। उसके बाद क्या होगा, आप यहाँ पे आगे 42 ml के बाद आगे जब ऐड करेंगे तो पीएच क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक ml के अकॉर्डिंग यहाँ पे पीएच का कैलकुलेशन करके ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो बच्चों जो आज हमने इंडिकेटर वाला कॉन्सेप्ट देखा और टाइट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट देखा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, उसको आप फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा और समझने की कोशिश करें कि इंडिकेटर हम कौन सा यूज में ले रहे हैं और क्यों यूज में ले रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार।